धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 12 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है जो कल अधूरी रह गई थी। आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर पर मिस कॉल करना है और मिस कॉल के साथ अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने राज्य यानी कि स्टेट का नाम लिखकर हमें भेज देना है। हम एक डाटा बनाएंगे और उसके बाद सीधे आपके नंबर पर धाकड़ खबर की खबरों का लिंक पहुंच जाया करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि खबरें तो बहुत सारी डालते हैं, दिन भर में 7-8 खबरें डालते हैं, 7-8 वीडियो डालते हैं, लेकिन लोगों तक लिंक नहीं पहुंच पाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए 7827106950। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं 7827106950 पर मिस कॉल करेंगे और साथ में अपना नाम, साथ में जिले का नाम और अपने राज्य का नाम, या आप इंडिया से बाहर भी अगर कहीं के हैं तो वहां का भी नाम पता लिखकर भेज देंगे। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आ रही है और मुझे लगता है खबर शुरू करने से पहले एक लाइन आपके सामने रख दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। कश्मीर हमारा है लेकिन कश्मीरी ... क्वेश्चन मार्क। इसी तरह का एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पहुंचा। सोनिया नाम की एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड भी नहीं बर्खास्त कर दिया गया। कहा गया कि उसके पास जम्मू कश्मीर की डिग्री है, तो जम्मू कश्मीर की डिग्री के आधार पर वो उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं कर सकती है टीचर की। इसको लेकर वो हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट में जस्टिस अजीत कुमार ने मामले को सुना और बेसिक शिक्षा परिषद को जम के फटकार लगाई। कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और इस आधार पे आप वहां की डिग्री या डिप्लोमा को रद्द नहीं कर सकते, उसको विशेष दर्जा मिला हुआ है। हालांकि अब तो मोदी सरकार ने उसका विशेष दर्जा भी समाप्त कर दिया है। बागपत जिले से मामला जुड़ा हुआ रहा है। सोनिया नाम की टीचर हैं, इन्होंने एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग का वहां से डिप्लोमा किया था और उसे जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से प्रमाण पत्र मिला हुआ था, जिसके आधार पर उनकी नियुक्ति बागपत के अंदर टीचर के तौर पर हुई 18 अप्रैल 2019 को। लेकिन बाद में उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया 23 मार्च 2020 को, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब हाईकोर्ट से फटकार लगी है और कहा है कि इनकी नियुक्ति पर दोबारा से विचार किया जाए। ये वो लोग हैं जो रात दिन कश्मीर हमारा है, ये दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, लेकिन वहाँ के लोगों से नहीं प्यार करते हैं, वहाँ के सर्टिफिकेट से नहीं प्यार करते हैं, लेकिन वहाँ की गोरी चिट्टी लड़कियों से ज़रूर प्यार करते हैं। आपने देखा होगा मनोहर लाल खट्टर का बेशर्म वो बयान जो हरियाणा के सीएम ने दिया था कि अब हरियाणा के लोगों को गोरी चिट्टी लड़कियां मिल सकती हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि धारा 370 हटा दी है मोदी जी ने। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। टीचर्स को परेशान न करे दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये एक आदेश में कहा है। हालांकि यह आदेश अभी पूरा नहीं है, इस मामले पे लगातार सुनवाई चल रही है। 3 महीने से तनख्वाह यानी कि सैलरी यानी कि वेतनमान नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जो सहायता प्राप्त कॉलेजेस के जो टीचर हैं वो काफ़ी परेशान हैं और वो पहुंचे हुए हैं हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। अनुदान वाले इन कॉलेजों के इन टीचरों का कहना है कि कभी सरकार कुछ कहती है, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ कहती है, लेकिन हमारी सैलरी कब मिलेगी इस बारे में कोई कुछ नहीं कहता। इस पर हाईकोर्ट ने भी कहा कि आप दोनों अपनी बीच की लड़ाई के अंदर इनका नुकसान ना करें। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है और ताज़ा हुई सुनवाई के बाद उन्होंने ये टिप्पणी की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो ये टीचरों का मामला है और उसमें दिल्ली सरकार के बीच में फंस के ना रह जाए, इनको परेशान ना किया जाए और उनकी खींचतान का शिकार टीचर नहीं होने चाहिए। साथ ही इस मामले में एक काम और किया है हाईकोर्ट ने। अभी तक टीचरों का यूनिवर्सिटी के खिलाफ मामला चल रहा था, यूनिवर्सिटी सरकार पे डाल दे रही थी, ऐसे घूम के मामला चल रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जितने भी ये संबंधित कॉलेजेस हैं इनको भी पार्टी बनाया जाना चाहिए। अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। कुछ कॉलेजेस के नाम मेरे पास हैं, 1-2 के तो ले ही देता हूँ, हैं तो बहुत सारे, जैसे आचार्य नरेंद्र देव एक कॉलेज है और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक कॉलेज है। इसी तरीके और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। सभी को पार्टी बनाने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में तनख्वाह न मिल रही टीचरों को और मोदी जी जाके बता रहे विकास कर दिया देश का बिहार में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
विदेशी तबलीगियों के मामले की सुनवाई में लाई जाए तेजी, ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है। बता दें आपको, 13 ऐसे तबलीगी जमात के लोग हैं जिन्होंने कहा कि ना हम माफ़ी मांगेंगे ना ही हमने कुछ गलत किया है, हम हमारे खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का सामना करेंगे, जिसके तहत हमारे वीज़ा को रद्द कर दिया, हमारे पासपोर्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया और हमारे खिलाफ कई तरह के मुकदमे दर्ज कर दिए। उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महर्षि और उनके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। ताज़ा सुनवाई में अदालत ने कहा कि इस मामले में तेज़ी से सुनवाई होनी चाहिए और कैसे सुनवाई चल रही है वो इस बारे में जानना चाहेंगे और उसके लिए अगली तारीख 20 नवंबर लगा दी गई है। लगातार ये मामला सुर्खियों में गरमाया हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी जेल में बंद हैं, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। 8 ऐसे जमाती हैं जिनकी रिहाई को लेकर होने वाली सुनवाई में लगातार देरी कर रही हैं निचली अदालतें। उसी को लेकर कोर्ट ने कहा है कि धीमी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, तेज़ी से सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन अब भोंपू मीडिया पता नहीं कहाँ चला गया, ना इनके रिहा होने पे खबर सुनाता है, ना इनके जेल में अंदर बंद रहने पे खबर सुनाता है। उसे कुछ और मिल गया, लव जिहाद, नमाज जिहाद या कुछ और आगे मिल जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रेरा होने के बावजूद भी जो घर खरीदार हैं वो उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं और उपभोक्ता अदालत से मुआवजे की मांग कर सकते हैं या रिफंड की मांग कर सकते हैं। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। बहुत बड़ा ये फैसला, इसको नोट करके रख लीजिएगा। रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नाम से बनाया गया था। एक्ट 2016 से वो एक्ट लागू है। इस अथॉरिटी में जाके आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपको घर नहीं मिल रहा है, आपके साथ दिक्कत हो रही है, घर पे कब्जा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस मामले में बड़ा अपडेट ये आया है कि आप रेरा को छोड़कर उपभोक्ता अदालत में भी जा सकते हैं, क्योंकि उपभोक्ता तो वहाँ पे ही है, सामने वाले से कुछ खरीद रहे हैं। ये जो है कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ताज़ा मामले में कहा है कि कब्जा मिलने में अगर देरी होती है तो रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ रिफंड पाने को लेकर या मुआवजा हासिल करने को लेकर जो घर खरीदार हैं वो जा सकते हैं उपभोक्ता अदालत। जस्टिस यू ललित और उनके साथ जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने ये बड़ा फैसला सुना है। 45 पन्ने का बड़ा फैसला है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि रियल एस्टेट की एक कंपनी थी जिसका नाम बताया जा रहा है मैसर्स इंपीरिया इंस्ट्रक्चर लिमिटेड, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। उसका कहना था कि साहब जब रेरा है तो उपभोक्ता अदालत को तो ऐसे मामलों को सुनना ही नहीं चाहिए, यानी कि वो चाहते थे कि उपभोक्ता अदालत ऐसे मामलों को ना सुने, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात को खारिज कर दिया और साफ कहा कि रेरा एक्ट की जो धारा है 79 यानी कि 79, वो ऐसी कोई रोक नहीं लगाती है कि रेरा से जुड़े मामलों को उपभोक्ता अदालत में नहीं सुना जा सकता है। राखी बंधवाने की शर्त पर नहीं दी जा सकती है यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत। ये कहते हुए 9 महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की और कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिस तरीके से एक आरोपी को ये कहा कि भाई हम तुझे जमानत दे रहे, अपनी घरवाली को लेके जिसका साथ तूने छेड़छाड़ की थी वहां जाइयो, राखी बंधवा लियो और जो तेरे पास हो 5,000 रुपये वो भी दियो और जिंदगी भर की कसम खाइयो कि तू उसकी रक्षा करेगा, इस शर्त पे जमानत दे दी। तो इसको इन्होंने चुनौती दी कि हाई कोर्ट को इस तरीके से यौन उत्पीड़न के मामले में जमानत देने से बचना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कोर्ट ने कहा कि भैया आप भी अपनी राय स्पष्ट कर दो। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही डिमांड है इन महिला वकीलों की, हाई कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे इस मामले में उन्होंने सलाह दी कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही है वैसे वैसे जजों की ट्रेनिंग तो होती ना जी, तो जजों को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए किन मामलों में जमानत दे दे और किन मामलों में जमानत न दे। तो अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन हमारा तो कुछ और कहना है जी। जमानत दे देंगे भाई, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर ले, जमानत दे देंगे तुझे, 2 टीवी खरीद के तुझे अनाथ आश्रम में लगवाने, लेकिन टीवी शर्त है चाइना के नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके के जब फैसले अदालतें देती हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करा के जमानत दी जा सकती है। जिस आरोग्य सेतु ऐप के बारे में अब सरकार कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं है जी, ये बना किसने दिया, तो फिर प्रचार क्यों कर रहे थे इसका, इतना भी नहीं पता है। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बाबरी मस्जिद तोड़ने का मामला पता है आपको, उसमें फैसला आ चुका है, ये भी आप जानते हैं। लखनऊ की सीबीआई अदालत उस मामले की सुनवाई कर रही थी और सुनवाई के बाद फैसला भी आ गया, सबके सामने है। फैसला सुनाने वाले जज साहब का नाम है SK यादव। उन्हें सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन अब फैसला सुनाने के बाद वो फिर कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, और जाके कहा माई बाप मेरी जो सिक्योरिटी है ना उसको जारी रखो। कोर्ट ने सुनवाई करी, कहना भाई अब ज़रूरत नहीं है,
अब उनको सिक्योरिटी देने से साफ इनकार कर दिया। और साफ भी है जी, अगर फैसला वो सच्चा सुनाते या वो उनके खिलाफ सुनाते जो आरोपी हैं, अब आरोपी तो सारे बरी हो गए, वो इनको क्या नुकसान पहुंचाएंगे। वो जो दूसरा पक्ष है जो इस बात के लिए लड़ रहा था कि जी हमारी मस्जिद तोड़ दी, वो तो कुछ करने की स्थिति में है नहीं, ना उसकी इतनी औकात रही है, उसके पास तो वकील खड़ी करने की औकात नहीं है, वो तो खा रहा है और बिरयानी खा के सो जा रहा है, इससे ज़्यादा उसे कुछ करना नहीं है। तो इनको जो है सिक्योरिटी देने से मना कर दिया है। काश ये फैसला कुछ और आता तो शायद इनको सिक्योरिटी दे दी जाती। अब इंतज़ार है कि इनको इनाम कब मिलेगा इस मामले का, क्योंकि ऐसे फैसले सुनाने वाले जज साहिबान को हमेशा से इनाम मिलता रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी इनको इनाम दिया जाता है, या इनसे बाद ऐसे ही फैसला लिखवा लिया गया और इन्होंने लिख भी दिया कि जी मस्जिद तो आपको ही गिर गई जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय में दी है बड़ी राहत। उनके खिलाफ अवमानना का एक केस चलना है, इसको लेकर अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि इनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। अवमानना के केस के मामले में आप जान लीजिए, या तो अटॉर्नी जनरल अनुमति देंगे या कोर्ट जो है खुद अपने तरीके से पूरे मामले को सुने। क्या है पूरा मामला वो थोड़ा सा जान लीजिए। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और उनके एक पर्सनल सलाहकार हैं जिनका नाम है अजय कल्लम। इन्होंने सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े को एक पत्र लिखा। उसमें कहा कि साहब जस्टिस बोपन्ना जो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज हैं, वो मेरी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी जो है टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उसके साथ मिलकर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर इतना गंभीर आरोप लगाया और कहा कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए। जांच करने के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बोपन्ना को सही पाया और कहा कि इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो भैया प्रशांत भूषण को नहीं बख्शा था तो इनको क्यों बख्शा जाए, इन पे भी अवमानना का केस चलेगा। तो इसको लेकर अटॉर्नी जनरल से राय मांगी गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी बात तो ठीक है, उन्होंने गलत किया, ऐसे उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन साहब इनके खिलाफ अवमानना का केस वेस नहीं चलना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने साफ किया कि सीजीआई जो चाहे वो फैसला ले सकते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द करने वाली पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही पिटिशनर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और ठोक दिया। बता दें आपको कि केरल सोलर घोटाले मामले में जो दोषी ठहराए गए आरोपी नहीं हैं, उनका नाम है सरिता एस नायर। उनकी ओर से पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि केरल के वायनाड से जो चुन के आए हैं, जो निर्वाचन हुआ है राहुल गांधी का, वो गलत है, इसलिए उनके निर्वाचन को यानी कि उनकी सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया अपने घर जा, ये पकड़ अपनी पिटीशन, और ये ऐसी पिटीशन लेके आया ना 1 लाख रुपए की तरफ पेनल्टी और लगाई जाती है। बता दें इससे पहले केरल हाईकोर्ट भी इस पिटीशन को खारिज कर चुका है, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कोई राहत नहीं दी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को तोड़ने वालों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट से हमारे पास आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस हैं सुरेश कुमार कैथ, उनकी ओर से टिप्पणी की गई है। टिप्पणी किस मामले में की गई थोड़ा सा जान लीजिए। दिल्ली में दंगा हुआ, आप जानते हैं शिव विहार एक इलाका है, वहाँ पे राजधानी स्कूल है। राजधानी स्कूल के जो मालिक हैं फैसल फारूक, उन पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए पुलिस ने और उनको जेल में डाल दिया। निचली अदालत यानी कि जिला अदालत यानी कि कड़कड़डुमा कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। उनको मिली जमानत के खिलाफ पुलिस पहुंच गई हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में जमानत को चुनौती दी, कहा कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, जमानत रद्द करनी चाहिए। उसी मामले पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के बाद फैसला देते हुए उनकी जमानत को रद्द कर दिया और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब देखेंगे अगर इसमें फैसल फारूक के वकील मिल गए तो उनसे कुछ चीज़ों पर रोशनी डलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन निचली अदालत के बारे में हाईकोर्ट ने कहा कि वो अगर सारे पहलुओं पे गंभीरता से गौर करते ना जी, तो हाईकोर्ट जमानत ना देते और जमानत का यहाँ विरोध करते हुए पुलिस को आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है और बहुत बड़ा फैसला है हाईकोर्ट का कि इस तरीके से जमानत रद्द की है। दिल्ली दंगे के मामले में ये पहला मामला है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चार्जशीट की फोटोकॉपी आरोपियों को देने के लिए दिल्ली पुलिस के पास पैसे नहीं है। चौंकिए मत, ये बाकायदा लिखित में कहा है दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के सामने जाके, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं। दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट में पहुंची, कहने लगी साहब आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट जो है वो 17,000 पन्नों की है और जितने भी आरोपी हैं हर आरोपी को 1-1 कॉपी देनी। तो मान लो 5-10 आरोपी हैं तो हमें तो 1,70,000 कॉपी करवानी पड़ेंगी। हमारे पास तो पैसे हैं नहीं जी। पैसे लेने के लिए हमें दिल्ली सरकार के पास जाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के पास जाएंगे तो वो लगागी 15 दिन, तो 15 दिन का तो टाइम चाहिए हमें।
कोर्ट ने कहा हम सिर्फ एक दिन का टाइम दे रहे हैं, अगले दिन हाजिर होकर बताइए कि इनको कॉपी दी जाएगी चार्जशीट की या नहीं दी जाएगी। हम ये कहानी सुनने को तैयार नहीं है। ये ज़बरदस्त फटकार लगाई गई है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस गरीब है, आप लोग चंदा करके थोड़ा उनके पास भिजवा दो ताकि वो कम से कम चार्जशीट की फ़ोटो स्टेट करा के 17,000 पन्नों की चार्जशीट है जी, कैसे दे दें, तो कम से कम वो दे दें। ये कहा है कड़काडुमा कोर्ट के सेशन जज अमिताभ रावत ने, और उन्होंने अदालत में कहा दिल्ली पुलिस को कि वो अगले दिन स्पष्ट करे, यानी कि आज के दिन स्पष्ट करना है। अब स्पष्ट किया कि नहीं किया कल के बुलेटिन में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कठुआ कांड याद है आपको? 8 साल की उस बच्ची को पहले किडनैप किया गया, फिर बंधक बना के रखा गया, इंजेक्शन दिए गए, नशे की गोलियां दी गई, उसके बाद उसके साथ कई लोग कई दिनों तक हैवानियत करते रहे। 7-8 दिनों तक हैवानियत करने के बाद फिर उसकी हत्या करके उसकी लाश को फेंक दिया गया। पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस मामले को लेकर हंगामा खड़ा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट भी सख्ते में आ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को जम्मू कश्मीर के कठुआ से हटा के पंजाब के पठानकोट ट्रांसफर कर दिया था। पठानकोट की अदालत इस मामले में फैसला सुना चुकी है। एक नाबालिग को बरी करने के अलावा सबको उम्र कैद की सजा सुना चुकी। तो उसमें मुख्य आरोपी जो है, जो पटवारी था, सरकारी कर्मचारी था, जिसका नाम सांझी राम था, वो पहुंच गया है चंडीगढ़ हाईकोर्ट, जिसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी कहते हैं। कहने लगा जी मेरे छोरे की शादी है, मुझे 8 हफ्ते का पैरोल दे दो। कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है भाई, पूछते हैं क्राइम ब्रांच के एसपी से, क्योंकि उसी ने जांच की थी। क्राइम ब्रांच के एसपी ने कहा कि इसको छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये बाहर आएगा तो फिर से हिंदू मुस्लिम करेगा और यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश करेगा, जिसके चलते कोर्ट ने उसकी पैरोल वाली एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, यानी कि उसे पैरोल देने से इनकार कर दिया। बता दें आपको, जब ये आरोपी पकड़े गए थे उस वक्त भी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए इनके हक में रैलियां निकाली गई थी। और अब ये छूट के जाएगा तो फिर वही अपनी नौटंकी ड्रामेबाजी करेगा, नफरत का माहौल खड़ा करेगा, ये कहना है क्राइम ब्रांच का। इसके चलते इसको जमानत नहीं दी जा चुकी है। बता दें आपको, सांझी राम जो है इस मामले में बलात्कारी तो नहीं है, लेकिन उसने अपने भतीजे के जरिए किडनैप करवाया, पहले इस लड़की का और फिर इसके बाद इसके साथ हैवानियत करी। उस हैवानियत के अंदर एक एसपीओ यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी शामिल था और बाद में कठुआ थाने के जो पुलिस वाले थे उनको भी अपने साथ इसने मिला लिया था। ये बहुत बड़ा मामला है। अब पैरोल लेने जा रहा है, मतलब अपने बच्चे का घर बसाने की इसे बड़ी फिक्र हो रही है और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने के बाद इसे जरा सी भी शर्म नहीं है। अब भी किस मुंह से जेल से निकलकर बाहर जाना चाहता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये इस बुलेटिन की आखिरी खबर है, विजय माल्या से जुड़ी हुई है। विजय माल्या का प्रत्यर्पण कब होगा, कैसे होगा, अब तक सरकार इस मामले में कहां तक पहुंची है, क्या कर रही है, तमाम स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। वक्त इसलिए दिया है क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंचे। उन्होंने कहा साहब आगे की जानकारी नहीं मिल पा रही, जो हमारा ब्रिटेन के अंदर दूतावास है ना भारतीय, वहाँ से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ से जब चीज़ें नहीं आ पा रही तो हम बता नहीं पा रहे हैं। और वैसे भी ये जो चल रहा है ना पूरा सिलसिला ब्रिटेन के और इंडिया के बीच में, यानी कि भारत के और इंग्लैंड के बीच में जो चल रहा है वो जो है गोपनीय रूप से चल रहा है, तो इसकी थोड़ी डिटेल्स आने दीजिए, इसमें टाइम चाहिए। कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, टाइम ले लो, हमें क्या दिक्कत है, 6 हफ्ते बाद आके बता दो। तो ये इस मामले में 6 हफ्ते बाद अब अगली सुनवाई होगी। लेकिन इससे भी दिलचस्प इस मामले में एक खबर है, एक वकील साहब हैं, यानी कि एक एडवोकेट महोदय, उनका नाम है ईसी अग्रवाल, वो विजय माल्या का पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जाके कहने लगे माई बाप मुझे तो इस मामले से बरी कर दो, मैं तो अब इसमें पढ़ना नहीं चाहता, मैं इसे छोड़ देना चाहता हूँ। कोर्ट ने कहा भैया ऐसे नहीं छोड़ सकता, तुझे जाने नहीं देंगे, यहीं रहे जब तक इस मामले का एंड नहीं हो जाएगा। तो कोर्ट ने उनको राहत देने से इनकार कर दिया। वो इस मुकदमे को छोड़ के भागना चाहते थे, अब विजय माल्या का पक्ष अब नहीं रखना चाहते थे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।